नमस्ते। सॉलिड फैक्ट में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जम्मू कश्मीर से जो खबर आ रही है, जो दुखद घटना की खबर आ रही है, जिस तरीके से 26 लोगों की हत्याएं हुई आतंकवादियों के द्वारा की गई, और उसके बाद जो कुछ उस पर हो रहा है कि अब सरकार लगातार मीटिंगें कर रही है, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर मीटिंग करते हैं, रक्षा मंत्रालय में 3-3 घंटे की मीटिंग चल रही है। मेरा सवाल ये उठता है, क्योंकि आपने 20 साल लगातार डिफेंस कवर किया है, 20 साल आपने बहुत बारीकियों से इसको देखा है, सेना को, डिफेंस को, रक्षा को, और इस पूरे सिस्टम को आप ठीक से समझते हैं। मैं एक वीडियो क्लिप है प्रधानमंत्री जी की, पहले मैं वो अपने दर्शकों को दिखाना सुनाना चाहता हूं, फिर उसके बाद आप पर सवाल लेकर के आता हूं। जरा वो वीडियो प्ले करिए। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री, आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर। तो ये थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री। तब की सरकार जो थी कांग्रेस की, उसके पास सीना नहीं था। मोदी जी का सीना 56 इंच का है, ये सबको पता है। हेमंत सर, शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि एक तो अभी जब गृह मंत्री साहब समीक्षा बैठक करके लौटे हैं, हाल में ही लौटे थे, क्या माना जाए इसमें? आप इस पूरे घटना में कहां चूक देखते हैं, किसको कितना बड़ा जिम्मेदार देखते हैं? इस मामले का इनपुट सरकार के पास था कि नहीं था? क्योंकि ये मैं फिर इसलिए पूछ रहा हूं दोबारा से कि अमित शाह साहब अभी अभी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बैठक की समीक्षा करके लौटे थे कुछ ही चंद दिनों पहले। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घट जाती है, जिम्मेदारी किसकी और कैसे तय होगी? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको और सारे दर्शक साथियों को। और देखिए, आज का जो शो है उसमें सबसे पहले जो ये पहलगांव के अंदर जो नरसंहार हुआ है, इसमें मारे गए सभी दिवंगत जनों को मतलब विनम्र श्रद्धांजलि के साथ इसको शुरू करना चाहेंगे, बहुत ही भारी मन से। जिस तरीके के हालात देश में बने हैं, आपको बता दूं दर्शक साथियों को कि 25 साल में कश्मीर के अंदर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है पर्यटकों के ऊपर या सिविलियंस के ऊपर। इससे पहले इतना बड़ा हमला नहीं हुआ, इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ। आपने कहा इसके लिए किसकी कमियां रही, बहुत ही वाजिब सवाल पूछा। और ये वो सवाल है, ये वो दुखती रग है जिसको देश का जो मुख्य धारा का मीडिया है उसको बिल्कुल अनछुआ करके, और इसमें भी सांप्रदायिक एंगल कल रात से लगातार ढूंढ रहा है कि किस तरीके से धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया, जात, और उसको फिर नाम पूछ करके कलमा पढ़वाने की कोशिश की। वो सारा एक खास तरह का एजेंडा चलाया गया है। आपने कहा सारा, अगर आप प्रधानमंत्री जी का ये 2 मिनट 40 सेकंड का जो ये वीडियो था, इन्हीं सवालों के जवाब अगर माननीय प्रधानमंत्री जी दे दे और गृह मंत्री जी दे दे, आई रेस्ट माई केस हियर ओनली। इन्हीं सवालों के जवाब जो मोदी जी पूछा करते,
आज पूरा देश उनकी सरकार से ये सवाल पूछ रहा है कि जब वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भारत सरकार के पास ये सारी शक्तियां थी। आज क्या भारत सरकार के पास सेना नहीं है? क्या पैरामिलिट्री नहीं है? क्या इंटेलिजेंस इनपुट्स लेने का अधिकार नहीं है? क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं है? क्या बैंकों के जरिए पैसे का रोका नहीं जा सकता है? क्या विदेशों से प्रत्यर्पण नहीं हो सकता है? क्या इंटरनेट और ईमेल उनको वो नहीं किया जा सकता इंटरसेप्ट? तो प्रधानमंत्री जी इनमें से किसी का जवाब नहीं देते, ना उनसे कोई सवाल पूछता है। मेरे तो आपसे महत्वपूर्ण और बिल्कुल साधारण लेमन की भाषा में सवाल है कि वहां पर 2000 व्यक्ति थे वैसन घाटी के अंदर, पहलगाम के अंदर का, जब ये हादसा हुआ अपराह्न में 2:45 बजे। वहां पर आप सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री और फौज तो छोड़ दीजिए, वहां कोई होमगार्ड का जवान भी नहीं था, ठीक। और पहलगाम वही एरिया है जहां से 3 महीने बाद यात्रा शुरू होनी है अमरनाथ की। और कश्मीर के अंदर आपको पता है चप्पे चप्पे पर कैपिटा अगर आप आर्म फोर्सेस देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कश्मीर के अंदर है। तो यहाँ पर इतना बड़ा एक गठ था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, गृह मंत्री जी, मैंने आपको खबर भी भेजी है, अभी 8 तारीख को वापस लौटे हैं, 3 दिन कश्मीर में लगा करके। और चलते टाइम उन्होंने कहा कि वहां पर आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है और जब तक चाहे पर्यटक चाहे जैसे चाहे वहां घूम सकते हैं फ्रीली, एक तरीके से उन्होंने निमंत्रण दिया था। पहली बात, यहाँ पर सुरक्षा क्यों नहीं थी कल, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंटेलिजेंस फेल्योर इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इंटेलिजेंस था? निश्चित तौर पे इंटेलिजेंस था, उस पर एक्ट किसने नहीं किया, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जो यहाँ पर जो ओवरऑल ये था, पुलवामा में एग्जैक्ट अगर आप मिलाएंगे घटनाक्रम 2019 का, तो 19-21 का भी फर्क नहीं है, लेश मात्र भी फर्क नहीं है। आपको ध्यान होगा, मैं सबसे पहले मैं ही गया था पुलवामा में दिल्ली से कवर करने के लिए, और तब उनका सतपाल मलिक जी का इंटरव्यू राजभवन में सबसे पहले हमने ही किया था। उस समय सतपाल मलिक ने बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि सिक्योरिटी का बहुत भारी लैप्स था। कहीं पर जो रोड को ओपनिंग पार्टी और ये चारों तरफ खड़ी होती है गार्ड पुलिस की, कोई भी नहीं था। और आपने देखा किस तरीके से एक पुल के ऊपर वो पूरा जो काफिला था सीआरपीएफ का, उसमें एक गाड़ी केवल ऐसी थी जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, और उन्होंने सीधा उसी गाड़ी को हिट किया और उसमें 40 जवान हमारे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से शहीद हो गए। उससे आपने क्या सीखा? जवाबदेही किसकी है? मीडिया सवाल क्यों भूल गया है? आपने कल रात का घटनाक्रम देखा, देश का सबसे बड़ा डॉगी चैनल, उस पर रिपोर्टर साथी बता रहे थे वहां खड़े होकर के यही सारे सवाल जो मैंने आपको अभी 3 बताए। जैसे ही उन्होंने पहला सवाल कहा कि सुरक्षा नहीं थी, तुरंत उसको ऑफ एयर कर दिया गया और खबर कहीं और शिफ्ट कर दी गई। ये देश के सबसे बड़े आज तक चैनल की बात बता रहा हूँ। आज जब गृह मंत्री जी वहां पे श्रद्धांजलि देने के बाद मृतकों के परिजनों से मिल रहे थे, तो लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। जो न्यूज एजेंसी है सरकार की, पेट जो जेब में रखती है, वो उसने सारी की सारी वॉइस बंद कर दी, साउंड बंद कर दी। तो ये मीडिया का काम सरकार से सवाल पूछने की बजाय सरकार को बचाने का हो गया है, सरकार के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का हो गया है। कल शाम को 6 बजे से लेकर के अब तक की कवरेज देखिए आप। गृह मंत्री ये कर रहे हैं, गृह मंत्री ने ये मीटिंग कर ली है, गृह मंत्री ने ये कर दिया है, मोदी जी ने बात की है, मोदी जी सऊदी अरब से मीटिंग में शामिल हुए, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी भी स्वदेश लौट रहे हैं, मोदी जी ने एयरपोर्ट में मीटिंग कर ली। ये मीटिंग तो बहुत सालों से हो रही है राय साहब, बहुत सालों से नहीं हो रही। अगर आपने, ये बेसिक सिद्धांत है किसी भी सिक्योरिटी उसका सिस्टम का, कि जहां पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट, वहां पे सुरक्षा क्यों नहीं थी, और नहीं थी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक क्या कोई कार्रवाई उस पर हुई? वो तो आपका पहला ही स्टेप है, 1 सेकंड का काम है, जिले का एसपी बता देगा। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। सुरक्षा क्यों नहीं थी, जवाबदेही तय कीजिए आप। आपके पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस थी, आपने एक्ट नहीं किया, कौन जिम्मेदार है? एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं थी, आप एक्ट कीजिए, कौन जिम्मेदार है? कहीं भी कोई फिक्सेशन का बात नहीं है, केवल आरोपबाजी। इस सरकार का पिछले 11 साल का यही ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे ही कोई हादसा होता है उसके बाद सारे मीटिंग और वो सारी चीजें शुरू हो जाती है। असली बात यह है कि आप इन घटनाओं को रोकने में बुरे तरीके से नाकाम रहे, और जब नाकामी है तो उसका ओनस लेना होता है, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। 2008 का नवंबर याद होगा आपको, इस देश के तत्कालीन गृह मंत्री को किस बात पर इस्तीफा देना पड़ा था। आज पूरे देश में कोई सवाल भी पूछ रहा है सरकार से, और नहीं पूछ रहा है तो क्यों नहीं पूछ रहा है? पूरे का पूरा मीडिया क्या चीज कर रहा है कल से, कि उन्होंने मरने से, मागोली मारने से पहले धर्म पूछा, नाम पूछा, हटमे से निकाल के कलमा पढ़ने के लिए कहा। ये रिपोर्टिंग है क्या, या एक स्क्रिप्ट है? देखिए राय साहब, एक आदमी अनप्रोफेशनल हो सकता है, 2 चैनल अनप्रोफेशनल हो सकते हैं, सारे के सारे चैनलों की यही भाषा है, अगर सारे के सारे मीडिया की अगर यही भाषा है, तो इसके पीछे एक स्क्रिप्ट है। और वो स्क्रिप्ट किसने दी?
उसकी भी जांच करने की जरूरत है। आम आदमी समझने लगा है इस बात को कि ये क्या प्रोपेगेंडा है, ये कौन सा इकोसिस्टम है जो काम कर रहा है। कल से आप देखिए क्या है कश्मीर के अंदर। मैं आपको बताता हूं वो खबरें जो किसी ने नहीं बताई आपको। सबसे पहले जैसे ही ये हादसा हुआ, पूरे के पूरे कश्मीरी भागे हॉस्पिटल्स की तरफ कि हम जाकर के खून देते। सब ने, जो मस्जिदें थी उनके लाउड स्पीकरों पर घोषणाएं हुई, इस घटना की निंदा की। आज तमाम जो अलगाववादी संगठन भी थे कश्मीर के, वो सारे के सारों ने कश्मीर बंद का आह्वान किया आतंकवादी घटना के विरोध में। ये कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा अभी तक। क्यों नहीं कर रहा ये रिपोर्ट? क्योंकि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा। और जो भाषा है रिपोर्टिंग की, वो क्या है? धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया, नाम पूछ करके। आज दूसरा प्रोपेगेंडा कि जाके मोदी को बता दीजिएगा। अगर किसी ने ये कहा भी है तो ये चीजें इस तरीके से पब्लिक डोमेन में लाने के लिए वो जांच करने के विषय होते हैं। आप उसके साथ खेल रहे हैं, भावनाओं को भड़काने के लिए वो चीज मीडिया कर रहा है। मुझे तो लगता है सबसे पहले इस मीडिया के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, जिस तरह की रिपोर्टिंग ये लोग कर रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी, जो ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं। जो साथी कल आज तक पर सारी घटनाएं बता रहे थे, उनको 10 सेकंड के अंदर ऑफ एयर कर दिया गया। जैसे ही उन्होंने कहा सुरक्षा में चूक करी है, तुरंत ऑफ एयर कर दिया गया। क्यों? जो एजेंसी थी, आज उसने अमित शाह से सवाल जवाब क्यों रोक दिए, क्यों आवाज बंद कर दी? क्या कारण? और गजब देखिए, आमतौर पर विपक्ष सरकार पे हमलावर होता है। इस घटना के बाद राहुल गांधी ने तत्काल अमित शाह से बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल बात की, सारी सॉलिडेरिटी प्रदर्शित की और कहा कि हम आपके साथ हैं, सरकार जो भी एक्शन है। और कल कांग्रेस पार्टी ने सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला ली है। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि एक जो पिछला हादसा था 2019 में, माफ कीजिएगा, अगर मीडिया ने जो सवाल मैं और आप आज कर रहे हैं, लेमन के सवाल है, कॉमन सेंस के सवाल है, अगर ये सवाल 2019 में मीडिया ने पूछ लिए होते तो आपको क्या लगता है 2025 में हादसा होता? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सरकार को पता होता कि तुम्हें अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा। आज हालत ये है, न मणिपुर पे कोई सवाल पूछा जाता है, न यहाँ सवाल पूछा जाता है। कल्पना करिए अगर यही घटना वेस्ट बंगाल में हुई होती। अभी वेस्ट बंगाल में जो हादसा हुआ मुर्शिदाबाद में, इसमें जो दंगे हुए, उस पर किस तरीके से सारा मीडिया ममता बनर्जी के पीछे पड़ा हुआ था। इस इतनी बड़ी घटना में 27 लोगों की जान चली गई। किसी ने एक सवाल पूछा है गृह मंत्री से, किसी ने मीडिया वाले ने एक सवाल पूछा है प्रधानमंत्री से, किसी ने लैप्सेस के बारे में पूछा है, किसी ने अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछा है। ये क्या, किस तरह का मीडिया है? ये किस तरह का नैरेटिव है? ये देश की एकता और अखंडता का सवाल है। इस मौके पर हम सबको एकजुट होना चाहिए। मीडिया का काम है सवाल पूछना, हम सवाल पूछेंगे, वी विल होल्ड देम टू अकाउंटेबिलिटी, बट दैट डजंट मीन कि हम इस पक्ष में खड़े हैं या उस पक्ष में खड़े हैं। नो, नेवर। तो इस देश के अंदर बेसिकली ये घटना तमाम सवालों को जन्म देती है जो सवाल नहीं पूछे जा रहे। माफ कीजिए। देश एकजुट था, एकजुट है। देश जो है ऐसे मामलों में हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहा है। लेकिन सवाल सर उठता है, ये सवाल यहां आकर के खड़ा हो जाता है कि क्या सरकार को देश की ये एकता रास आ रही है, पसंद आ रही है? बात वहां आकर के खड़ी हो जाती है। क्योंकि अगर पसंद आ रही होती तो मीडिया इस चीज को हाईलाइट क्यों करता कि उन्होंने कहा कि जाकर के मोदी को बता देना। अगर पसंद आ रही होती तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल एक उस ट्विटर फेसबुक अकाउंट से या ट्विटर हैंडल से ये शेयर क्यों होता कि उन्होंने जात पूछ करके नहीं मारा है, धर्म पूछ करके मारा है। तो ये सारे सवाल तो खड़े होते हैं। सर एक चीज और है, आपने एक जिक्र किया अभी कि अमित शाह साहब ने कहा कि आतंकवाद खत्म हो गया है, पर्यटक यहाँ आ सकते हैं। अमित शाह साहब ने एक घोषणा और की थी कि शेयर मार्केट में कि जबरदस्त बूम आने वाला है, और जैसे उन्होंने घोषणा की लोगों ने जम करके शेयर खरीदा और शेयर मार्केट जो है क्रैश हो गया। अब इन्होंने कहा कि आतंकवाद घाटी से खत्म हो गया है, आप जम करके यहाँ आइए। पर्यटक वहां इनके आश्वासन पे पहुंच गए और अपनी जान गंवा दी। अमित शाह साहब लगातार एक के बाद एक इस तरीके की चीजों की घोषणा कैसे करते हैं? क्या ये सारी चीजें अमित शाह के ऊपर के सवाल नहीं उठा देती हैं? उनकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाती हैं? मैं मनसा पर सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन क्षमता पर तो सवाल उठना चाहिए ना कि आप जब भी घोषणा करते हैं उसका उल्टा क्यों होता है? क्या सोच करके, क्या समझ करके, कहां से इनपुट पा करके आप ऐसी घटनाओं, आप ऐसे जो है घोषणाएं करते हैं, लोगों को ऐसा आश्वासन देते हैं? एक और सवाल है सर, एनएसए साहब कहाँ हैं हमारे? बहुत वीरता, उनकी तो वीरता की चर्चे गाती है हमारी मीडिया। नहीं, वो तो जेम्स बॉन्ड है, वो जेम्स बॉन्ड है। अमित शाह जी गृह मंत्री जो है, माननीय गृह मंत्री जी, वो सरदार पटेल है। और मोदी जी का आपने वीडियो में दिखाई 56 इंच चाची ना चाहिए। अब तो 56 इंच 11 साल से चल रहा है। उसके बावजूद मणिपुर से लेकर के तमाम ये घटनाएं, चाहे पुलवामा हो चाहे ये हो। आपने पुलवामा का जिक्र किया, 2019 से लेकर आज तक पता लगा आपको कहां से आया था आरडीएक्स?
क्या था पूरा वो हादसा, एनआईए के पास ही जांच थी, इसकी जांच भी आपने एनआईए को दे दी, क्या निकला उसमें? कुछ नहीं निकला उसमें से, और आज भी देश पूछना चाहता है। आपने जिक्र किया अमित शाह के दौरे का, मैंने आपको खबर भेजी है, दर्शकों को दिखाइएगा। द हिंदू में लीड खबर है, टेरर इकोसिस्टम crippled in J&K, says Amit Shah. Shah concludes 3-day visit to J&K. He says development and welfare initiatives of Modi government ushering in a new era. इसी सब के बाद जब आपने गृह मंत्री देश का कह रहा है टेक टेरर इकोसिस्टम क्रिपल्ड, तभी तो इतने बड़ी संख्या में पर्यटक गए, या कोई और कारण है? तो इसकी जब वो इस तरीके की बात कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कोई भी जो व्यक्ति होगा उसको इस बात का भरोसा मिलेगा कि गृह मंत्री कह रहे तो ठीक ही होगा, और उसके बाद यह हादसा होना, उसकी जवाबदेही किसकी है? सीधी सी बात है, जवाबदेही है, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और ये स्वीकारोक्ति आपको करनी पड़ेगी। और इसमें सबसे खराब रोल अगर किसी का है तो वो भारत के मीडिया का है, जो सरकार को क्लीन चिट दे करके सवालों के घेरे में नहीं खड़ा करता है। एक चीज तो ये है। आपने कहा गृह मंत्री क्यों? प्रधानमंत्री को देख लीजिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, पूरे इकोसिस्टम को देख लीजिए। क्या था? नोटबंदी खत्म हुई, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, वहां से शुरू करके शेयर मार्केट और उससे लेकर के तमाम, इनका कोई भी दावा, कोई भी वादा देख लीजिए। और ये जो कल घटनाक्रम हुई है राय साहब, ये मेरे 20 साल के तजुर्बे के आधार पर मैं कह सकता हूं, ये सामान्य घटना नहीं है। पिछले 25 साल में टूरिस्टों के ऊपर ये इतना बड़ा हमला सिविलियंस के ऊपर कश्मीर में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? उसकी बैकग्राउंड में जानना पड़ेगा आपको। उसका देखिए, कोई भी इतना बड़ा हादसा कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं कर सकता। इसके लिए टेररिस्ट ग्रुप की बहुत बड़ी क्षमता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होने की भी, उस लेवल का कार्डर होने की, उस तरह की वेपनरी होने के लिए, उस तरह की टेक्नोलॉजी होने के लिए, और उस तरह का दबंगई होने के लिए कि भाई हम सारा ये कर पाएंगे, वेरविडाल जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी, वो सब होना चाहिए उसको। और कश्मीर के अंदर कभी भी पर्यटकों के ऊपर इसलिए नहीं किया जाता, अगर आपने देखा हो, कभी याद हो तो, बेसिकली वहां की अर्थव्यवस्था ही पर्यटकों पर टिकी हुई है। बहुत मुश्किल से उनके ये पटरी पे आई थी। आपको पता है 370 के बाद कितने दिन कर्फ्यू रहा, किस तरीके से वहां के लोगों को घर से बाहर निकलना दूभर हो गया था, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। उसके बाद से जब से ये हालात सुधरे तो लगातार टूरिस्टों ने आना शुरू किया था। तो ये जो काम है, ये किसी छोटे मोटे टेररिस्ट ग्रुप का नहीं है, माफ कीजिए, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड काम है। और इसमें जो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे ना कि सीमा आपके पास है, पैरामिलिट्री आपके पास है, फिर वो बॉर्डर पार से हथियार लेके कैसे आ जाते हैं? वही सवाल मैं मोदी जी से पूछ रहा हूँ, अभी शाह साहब से पूछ रहा हूँ, डोवल साहब से पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दें वो। एक नंबर 2, अर्थव्यवस्था का जो है। तीसरा, क्यों नहीं हमला करते ये भी देखना पड़ेगा आपको। बेशक विदेश प्रायोजित हो, लेकिन हमला क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लोकल सपोर्ट की जरूरत होती है, छिपने के लिए, खाने पीने के लिए, कहीं कोई इंटेलिजेंस ना दे दे। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जो लोकल से कट करके, टेररिज्म कभी भी फल फूल नहीं सकता है। तो ये जो कुछ भी हुआ है, ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक और मिजरेबल है, और पूरा कश्मीर इसमें अप इन आर्म्स है अगेंस्ट टेररिज्म। जिस खबर को छुपाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, केवल हिंदू मुस्लिम करने की तैयारी करवाई जा रही है। और ये घटना आज की नहीं है, आप इसको सोचिए। 4 तारीख को रामदेव शरबत जिहाद की बात करते हैं, उसके बाद 8 तारीख को फैसला आता है, वो जो गवर्नर को और उसको राष्ट्रपति को कहा गया 30 दिन में 90 दिन में फैसला कीजिए। उसके बाद वक्त बिल पास होता है, कोर्ट में जाता है वो, तब अपने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू क्या कहते हैं कि कोर्ट अपनी उसमें रहे, हम उसमें रहें, ये सारी चीजें रही। अगले दिन वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, उससे अगले दिन निशिकांत दुबे क्या कहते हैं कि देश में जहां जहां सिविल वार चल रहे हैं, आपको ध्यान होगा उस दिन मैंने आपने उस पर चर्चा की थी, और मैंने आपको ये कहा था कि सिविल वार को उसमें मत देखिए आप आइसोलेशन में, इसके पीछे कुछ बड़ा है, कुछ पक रहा है, कुछ है, और ये वो स्थिति जो है उस दिशा में चीजें लेके जाई जा रही है। और कल भी जब ये घटना हो गई, उसके बाद भी निशिकांत दुबे ने क्या कहा कि संविधान के ये आर्टिकल हटा दिए जाने चाहिए। एक न्यूज एजेंसी से कहा, उसी न्यूज एजेंसी से क्यों कहा, और वो आर्टिकल कौन से हैं? वो आर्टिकल राय साहब वही है, धार्मिक स्वतंत्रता वाले। इतने बड़े हादसे के बावजूद भी पार्टी का एक एमपी लगातार लूज कैनन की भाषा बोल रहा है, देश के सीजीआई को कथित सिविल वार के लिए दोषी ठहरा रहा है। उसको कोई चेक करने वाला नहीं है, उसको कोई स्नब करने वाला नहीं है, केवल पार्टी का अध्यक्ष उसको साइड हो जाता है डिसऑन करके, बयान को डिसऑन कर। अगर यही बयान किसी कांग्रेस ने दिया होता तो क्या करते मोदी जी और शाह? मैंने और आपने कहा होता तो 2 मिनट में यूएपीए लग जाती। उसके खिलाफ शो कोज नोटिस तक भी आज तक नहीं हुआ, और ये पहली बार नहीं है। तो ये एक पूरे का पूरा एक सिस्टम बन के चल रहा है, जो चीजों का माहौल बनाया जा रहा है। और 19 की बैकग्राउंड देखिए, जब 19 में पुलवामा हुआ था, उस समय भी चुनाव था, ध्यान होगा आपको, लोकसभा के चुनाव से पहले हुआ था वो,
और मोदी जी ने कहा था कि पहली बार के वोटर क्या मुझे पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट देंगे? तो क्या हुआ? ये सारे वो सवाल हैं जो देश की आम जनता को व्यथित करते हैं, जिससे सरकार इम्यून नहीं रह सकती। इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि सबसे पहले मोदी जी का वो 2.5 मिनट का वीडियो दिखाइए जो वो बतौर मुख्यमंत्री सवाल पूछते थे। और अब मेरा सवाल ये है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने 11 साल से, तो क्या केंद्र सरकार या उसके प्रधानमंत्री के पास वो सारी शक्तियां नहीं है अब जो मोदी जी सवाल पूछ रहे थे? और अगर मोदी जी के पास वो शक्तियां हैं तो फिर आतंकवाद कैसे है देश के अंदर? सीधा सीधा सवाल, दो टूक। एक 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 सर, टाइमिंग का खेल कल आपने बताया था, एक टाइमिंग का खेल मैं फिर आज समझना चाहता हूं, जरा हमारे दर्शकों के लिए इसको समझाइए कि क्या चल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रपति से मुलाकात होती है, उस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया जाता है। अमित शाह साहब और जेपी नड्डा की मुलाकात होती है, उसके बाद अमित शाह राजस्थान के दौरे पर चले जाते हैं। एकदम से देश में कभी जिनका भी आपने जिक्र किया उपराष्ट्रपति, कभी निशिकांत दुबे, तो कभी निशिकांत दुबे के समर्थन में लोग, जेपी नड्डा कहते हैं कि इसका हमसे कोई संबंध नहीं है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एकदम से ये उथल पुथल चालू हो जाती है। क्या है ये इसको कैसे समझा जाए, क्या माना जाए? आखिर प्रधानमंत्री ने अपना एकदम से जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द क्यों किया? क्यों जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द किया लेकिन सऊदी अरब का दौरा रद्द नहीं होता है? ये सारी चीजें क्या दर्शा रही हैं? फिर ऐसा उसके पीछे जो लॉजिक दिया गया था दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसमें कहा गया था कि मौसम खराब है 19 तारीख को, इसलिए वो, लेकिन जो हमारी जानकारी है वो ये कि इंटेल इनपुट था कि वहां पर कोई घटना हो सकती है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑफ रिकॉर्ड, कि जो आज वाली घटना है ये कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड है पूरे तरीके से, ये वैसे ही नहीं होगी। उन्होंने बाकायदा जो जो टेररिस्ट जो भी थे, उन्होंने इस पूरे एरिया की रेकी की है। उन्होंने देखा है कि यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है किसी भी तरीके की, और यहाँ पर इजिली वो निकल सकते हैं। वरना आप एक बात बताइए, पहलगाम जैसी जगह पर जहां से अमरनाथ की यात्रा अभी जुलाई में शुरू होने वाली है, वहां पर कितनी सिक्योरिटी अदरवाइज होती है डे टू डे बेसिस पर रूटीन में, और वहां एक होमगार्ड के जवान का भी ना होना, ये आतंकवादियों को हमला करना था, उनकी साजिश थी। उसको काउंटर करने के लिए आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही थी, और नहीं कर रही थी तो कौन जिम्मेदार है? जब वहां पर दिल्ली का कोई छोटे से छोटा अधिकारी भी जाता है, उसके साथ क्या सुरक्षा रहती है? और यहाँ 2000 जो क्या बोलते हैं पर्यटक हैं पूरे देश के, उनके लिए सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके? क्या आपने पुलवामा से कोई सबक नहीं सीखा क्या? आप कर क्या रहे हैं? किस तरह का ये है? और जो आपने घटनाक्रम की बात, जी जी, जो आपने कहा राष्ट्रपति से मिले, फला मिले, ये सारे के सारे एक संयोग भी हो सकता है कि रूटीन में वो हो, लेकिन निश्चित तौर पर देश के आम उसमें ये चर्चा थी ग्रेप वाइन कि कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने कई दिन से लगातार इसको सोशल मीडिया पे मेंशन भी किया है कि कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। वो ये बड़ा हो सकता है, इसको लेकर के स्पेसिफिक वो कहना मुश्किल है, लेकिन तमाम सोर्सेज से ये पता लग रहा है कि इस घटना का इंटेल इनपुट था। वैसे ही जैसे कंक्रीट सतपाल मलिक ने मुझे कहा था कि इंटेल इनपुट था उस घटना का भी, उसके बावजूद भी वो 4 दिन तक वो गाड़ी लेके इधर आरडीएक्स घूमती रही, किसी ने उसको रोका तक नहीं। और जब जिस रोड से काफिला गया, उस काफिले के, इतना बड़ा काफिला था वो, तो गृह मंत्रालय से आपको ध्यान होगा जहाज भी मांगा था कि जितने लोगों को जम्मू से लेकर के श्रीनगर जहाज से भेज दिया जाए, बाय रोड ठीक नहीं रहेगा। तो तत्कालीन राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने वो भी नहीं दिया था उस समय। बाद में सतपाल मलिक ने कहा कि मुझसे मांग लेते तो मैं दे देता। तो क्या सीखा सरकार ने? कुछ नहीं सीखा। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं सर, आपने 20 साल डिफेंस कवर किया है, ऐसे माहौल में, ऐसे समय पर सेना की मानसिकता क्या रहती है? सेना कैसे सोचती है? क्या चलता है उनके मन में, क्या चलता है उनके दिमाग में? भाई साहब देखिए, सेना का काम है, इंटेल इनपुट आया, सरकार की तरफ से अलर्ट आया, उसके बाद जो भी कुछ करना होता है सेना के अधिकारी इमीडिएटली एक्शन में आ जाते हैं, इशारा उधर से जाता है। ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेटेड काम है। और कश्मीर के अंदर सेना आइसोलेशन में काम नहीं करती, वहां पैरामिलिट्री भी है, सेना भी है, और लोकल पुलिस भी है। ये सारे मिलकर के काम करते हैं। और उसके लिए बाकायदा जो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके यहाँ रह रह के आपने देखा होगा पीरियोडिक मीटिंग्स होती है, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, और उसमें तमाम तरह के रिव्यूज होते रहते हैं। उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी डे इन एंड डे आउट वर्कआउट होके कि इस एरिया के अंदर पैरामिलिट्री रहेगी, इस अंदर सेना रहेगी, और बाकायदा जो एनकाउंटर्स वगैरह हैं उन सब का एक फिक्स प्रोटोकॉल है। तो वो बेसिकली क्या है कि उनका सेना तो वहां बड़े मात्रा में है, बड़े पैमाने पे, ऐसे ही पैरामिलिट्री है,
लेकिन उसकी तैनाती कहाँ होगी, कब होगी, इंटेल इनपुट क्या है, नीड बेसिस पे ही होती है ना। अब इतनी बड़ी जगह पे जहां पर इतने वो थे, ये बेसरन घाटी जो है, यहाँ पर इतने पर्यटक थे, वहां पर लोकल पुलिस भी क्यों नहीं थी? इसका जवाब किसके पास है? पैरामिलिट्री को और मिलिट्री के लिए तो चलो वो चाहिए, तो लोकल सरकार का भी इसमें दायित्व है, केंद्र सरकार का भी दायित्व है, इंटेल इनपुट तो उनके पास आता है। तो सारे के सारे स्टेट पुलिस भी फेल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फेल है, और आपके इंटेल कंप्लीट फेल है, सिक्योरिटी बिल्कुल फेल है, कंप्लीट लैप्स है। उसके बावजूद भी कोई दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। पहला काम क्या होना चाहिए? माफी मांगी जाए। किसने माफी मांगी अब तक? कोई तो दोषी होगा। हेड्स क्यों नहीं रोल हो रहे? आप मीटिंग में क्या करना चाह रहे हैं? और आपको ध्यान होगा एक डीएसपी पकड़ा गया था पुलवामा के बाद, उसको किस तरीके से उसने क्या कहा था जब डीआईजी ने पकड़ा उसको, जब उसको थप्पड़ मारा कि साहब आप छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ा मामला है। उस डीएसपी का क्या हुआ आज तक उस केस का? तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो लेकिन वही बात है कि सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता, सरकार स्कॉट फ्री निकल जाती है, फिर हादसे का इंतजार करते हैं, फिर हादसे होते हैं, फिर हाथ धो के फिर हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। पूरे मीडिया का यही काम है। मेरा तो आपसे एक साधारण सवाल है, अगर पुलवामा के बाद वो सरकार को अकाउंटेबल होल्ड किया होता, तो आपको क्या लगता है आज का हादसा होता? ये कल का कभी नहीं होता। सरकार को भय रहता। अब सरकार इतनी रिलैक्स है कि उसको पता है कि तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, और मीडिया कंप्लीटली स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की स्क्रिप्ट पे लगातार। जिस चीज से बचना चाहिए, जहां पर रिस्ट्रेन करना चाहिए, जहां पर लोगों को एक तरीके से सांत्वना दे करके और चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए, वो मीडिया एक खास तरह का नैरेटिव पेडल कर रहा है। तो किसके इशारे पे कर रहा है? ये मीडिया तो बिना पूछे छींक नहीं मारता। और कल एक डॉगी मीडिया के एक वाहियात, उसको देखा होगा आपने, कि किस तरीके से सरकार से सवाल पूछने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट पे चिल्ला रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 पे सुनवाई क्यों की, सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में चुनाव के लिए क्यों कहा। वो रुक गया, नहीं तो वो वक्त का भी जिक्र कर सकता था। ये सारे का सारा जो एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है, ये आज की तारीख में देश को दोबारा से सांप्रदायिकता के उसमें झोंकने के लिए, जो सरकार की नाकामियां हैं उनसे ध्यान बांटने के लिए, देश में एक राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने के लिए, ताकि सारे के सारे सवाल छुप जाए, बिहार का चुनाव निकल जाए, वेस्ट बंगाल का चुनाव निकल जाए, और उसके बाद जो करना है चलता रहे। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। आज की तारीख में सरकार हर मोर्चे पे नाकाम है, और उसकी सबसे बड़ी जो शील्ड है वो इस देश का डॉगी मीडिया है, वो इस देश का ये पेट मीडिया है, जो पालतू, जो गोदी में बैठा हुआ है, जो हर उस विरोधी पे बोलता है, जो हर पार्टी सेल की तरह जो सरकार से सवाल करता है। ये एकदम बिल्कुल नई चीज है जो किसी और डेमोक्रेसी में आपको दिखाई नहीं देगी। एक आखिरी चीज सर, 10 सेकंड 30 सेकंड में समझना चाहूंगा आपसे। आज भी, हालांकि मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा कॉपीराइट की वजह से, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं दर्शकों को। अमित शाह साहब जब श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो वहां पर रेड कारपेट बिछी हुई थी। क्या कहेंगे इसमें, क्या कहिए? मानसिकता है, क्या ही कर सकता हूं। देश के लोगों को समझना चाहिए ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये तो देश को समझना पड़ेगा सर। कहने के लिए कुछ नहीं है राय साहब, इसमें बहुत सारी चीजें, इंसानियत, ह्यूमन वैल्यूज होती है, एक ह्यूमिलिटी भी होती है, तमाम तरह की चीजें होती है। जिन्होंने अपने प्रियजन गंवाए हैं, आप सोचिए, किसी की 10 दिन पहले शादी हुई थी, एक आईबी का अफसर मारा गया, इंटेलिजेंस का अफसर, एक हरियाणा का लेफ्टिनेंट नेवी का, अभी अभी भर्ती हुए थे, 10 दिन पहले शादी हुई थी, वो गए थे वहां पर। वो किसके आश्वासन पर गए थे? वो भारत सरकार ने कहा था ना कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन क्रिपल्ड, उसी आश्वासन पर तो लोग गए थे, और वहां पर ये सब चीजें हो रही हैं, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। सद्बुद्धि रेड कारपेट से श्रद्धांजलि, रेड कारपेट बिछा करके श्रद्धांजलि दी जा रही है। मोदी जी के दौरे रद्द हो जाते हैं, अमित शाह साहब समीक्षा करके लौटते हैं, और समीक्षा करने के बाद वो अनाउंस करते हैं कि वहां टेररिज्म खत्म हो चुका है, आप आइए, घाटी में स्वागत है आपका। क्या इसी स्वागत के लिए अमित शाह साहब लोगों को बुला रहे थे? अमित शाह साहब कब अपनी जिम्मेदारी लेंगे? कब भारत की केंद्र सरकार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन क्या कुछ दावे करती है, वो सरकार कब इसकी जिम्मेदारी लेगी? प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना कब भारत देखेगा? इस उम्मीद में बहुत लोगों की आंखें शायद पथरा रही होंगी। रिएक्शन तो दूर की बात है, मीटिंग उन्होंने कर लिया है, बाकी हर मुद्दे की तरीके से प्रधानमंत्री मौन रहेंगे। भाजपा अपनी परंपरा के हिसाब से कार्रवाई किसी पर करेगी नहीं, और इस्तीफे तो भारतीय जनता पार्टी में कभी होते नहीं है। जी हेमंत सर। राय साहब, आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी विदेश से आए यात्रा छोड़ करके, बड़ी अच्छी बात है, चलो अच्छा, उन्होंने तो गंभीरता को समझा। एयरपोर्ट पर मीटिंग करने की क्या जरूरत है? ये ऑप्टिक्स नहीं तो क्या है? आप घर आ जाते, उसके बाद साउथ ब्लॉक है, आपके घर पे है, तमाम जो एनएसए है, तमाम लोग वहां जाते। ये खास तरह का ऑप्टिक्स नहीं तो क्या है?
प्रधान वो मुख्य कल शाम को आपने देखा गृह मंत्री जिस तरीके से जहाज में चढ़ रहे थे कश्मीर जाने के लिए, पूरा मीडिया खबर बताने की बजाय गृह मंत्री ने ये कर दिया, अरे गृह मंत्री ने कर दिया होता तो ये नहीं करना पड़ता, नहीं किया तभी तो ये सब करना पड़ रहा है। तो सोचिए, आपने एयरपोर्ट पे मीटिंग कर रहे हैं, आप पहले कर लेते ये चीज, घर आके कर लेते। आप किस तरह की ऑप्टिक्स करना चाहते हैं? वहां से प्रधानमंत्री ने फोन किया, अमित शाह को वहां भेज दिया, ये हर घटना के बाद की चीजें। क्या यही रह गया है? जुबानी जवा खर्ची रहेगा, एक्शन कब होगा? कंक्रीट एक्शन, इफेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, क्यूरेटिव एक्शन, कोई भी तो एक्शन नहीं है, लफाजी का एक्शन। ये देश कब तक झेलेगा? क्यों झेलेगा? क्यों झेलना चाहिए देश को? आज हमारी आज के इस बातचीत का कोई कंक्लूजन नहीं। देश अपना कंक्लूजन अपने हिसाब से समझे, देश समझे कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या चाहिए। इसके पीछे के जिम्मेदार लोगों को आप खुद ढूंढिए और जो कुछ कर सकते हैं करिए। आपके पास जो भी अधिकार संवैधानिक रूप से मिले हैं उसका इस्तेमाल करिए, सही दिशा में सोच समझ करके। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।